हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज के वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे कि हाई स्कूल वालों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो कुछ बच्चों को लेके थोड़ा सा डाउट होता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल्स कैसे आते हैं। और पहले भी जैसे हम प्रीवियस हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम दे चुके होते हैं, वैसे ही हमारा जब एनुअल यानी फाइनली हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी बच्चों क्या होता है, सेम वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझाएंगे, और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 100% श्योर होता है कि एवरी ईयर्स पूछे जरूर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको वो सारे क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। यानी जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, जो खाली जगह है, वहां पे हमें करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। और बच्चों जो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन होता है ना, वो 100 में 100% एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष क्या होता है, पूछा जरूर जाता है बोर्ड एग्जाम में। कभी ऐसा नहीं होता कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे 8 पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में तो आप लोग जानते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरीके से हमारे प्रीपोजिशन के 8 पार्ट होते हैं। तो 8 पार्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा होता है प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन कभी ऐसा नहीं होता कि बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए, तो प्रीपोजिशन जरूर पूछा जाता है। और हमारे नेक्स्ट जो पार्ट होते हैं, जैसे हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जो पार्ट्स है, इनमें क्या होता है बच्चों, इनसे रिलेटेड किसी में से एक से क्वेश्चन आता है। उसमें कोई श्योर नहीं होता कि नाउन से आता है, प्रोनाउन से आता है, वर्ब से, एडवर्ब से, किसी से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला ही मैंने क्वेश्चन आपको लिखा है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन में देखिए कैसे फिल करना है। सबसे पहले शी जम्प्ड, देखो ब्लैंक्स दिया, द वेल यानी कुएं में, टू सेव बचाने के, हर चाइल्ड यानी अपने बच्चे को, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूदी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है इन, इनटू, ऑन, अपॉन। थोड़ा हम इनको आपको डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे हम समझेंगे। इन लगाए, इनटू लगाए, ऑन लगाए या अपॉन लगाए। तो इन मीन बेटा में होता है, क्या होता है बच्चों, में। तो इनका यूज हम तब करते हैं जब हम कोई चीज अंदर हो बट स्थिर अवस्था में, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। तो जब कोई चीज स्थिर अवस्था में होती है, कोई गति नहीं होती, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, इनका यूज करना है। बट देखो यहाँ पे कह रहा है वह कूदी, तो जब वो कूदी है तो स्थिर तो नहीं थी ना, मूवमेंट हुआ, गति हुई। तो जब गति हो रही है तो फिर इनका यूज तो परफेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इनटू, तो इनटू मीन्स भी अंदर होता है, बट कब यूज करते हैं इनटू का, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन यानी गति हो और अंदर की ओर जा रहे हो लेकिन गति के साथ। तो देखो कूदी ना देनी, कहीं बाहर थी फिर तो कुएं में कूदी, तो इसका मतलब यहाँ पे गति हुई और अंदर है, तो इसके लिए हमारा इन प्रॉपर सही नहीं है, इनटू सही है। बट बच्चों अगर स्थिर अवस्था में कहीं बात की जाए अंदर की, तो वहां पर इन लगाना है, तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट क्या सही हो जाएगा, इनटू। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा इनको भी समझ लो, ऑन और अपॉन। ऑन मीन्स ऊपर होता है ना, अपॉन मीन्स ऊपर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखो ऑन का यूज स्थिरता के लिए, जैसे ये मार्कर है, यदि इस हाथ पे रख दिया जाए, प्लग पे रखा है, यानी ये स्थिर अवस्था में रखा है। ओके, अगर कह दिया जाए अपॉन, अपॉन मीन्स भी ऊपर होता है, बट दोनों में डिफरेंट क्या होता है बच्चों, कि जब कोई चीज किसी कहीं से आकर फिर उसको ऊपर स्थिर की जाए, जैसे हमारी कैट, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, कैट जम्प अपॉन द टेबल, यानी जो बिल्ली थी वो कूदी, ठीक है। अपॉन मीन्स ऊपर, टेबल यानी मेज पे, जो बिल्ली थी वो मेज पे कूदी। तो इसका मतलब जो बिल्ली थी वो कैसे आई, फिर तो मेज पे कूदी, एक गति हुई, तो इसलिए वहां पे अपॉन लगाते। तो आई होप समझ में आया होगा कि ऑन कहाँ लगाना और अपॉन कहाँ लगाना। ऑन का यूज स्थिरता के लिए और ऊपर के लिए करना, ओके। और अपॉन का यूज भी ऊपर में होगा, बट यहाँ पे स्थिरता नहीं होगी यानी गति होगी, मूवमेंट होगी, तो वहां पे हमें क्या लगाना है, अपॉन लगाना है। तो यहाँ पर इनटू क्यों लगाया, क्योंकि अंदर जाने की बात कर रहा था और गति कर रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ही स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री। अब देखो इसमें भी बच्चों क्या है, हमें प्रीपोजिशन ही फिल करना है। ओके, देखो दिया अंडर, अबाउट, इन, विथ इन। तो देखो कैसे यूज करना है, अंडर मीन्स होता है नीचे,
क्या होता है नीचे। और अबाउट बारे में बात की जाती है इन मीन्स में, तो मैंने आपको अभी बताया ऊपर इनके बारे में इस थीटा के लिए और अंदर जाने के लिए। तो देखो ही मीन्स वह स्लिप सोया एक ग्रीन ट्री यानी एक हरे वृक्ष के नीचे। तो एक हरे वृक्ष के नीचे सोया ना, तो आपको सबसे पहले आप ये कोशिश करिए प्रीपोजिशन फिल करने की कि आप उसकी हिंदी ट्रांसलेट करो। यदि आप उसकी हिंदी थोड़ी समझ जाओगे ना, तो आपको प्रीपोजिशन फिल करने में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे इसमें देखिए सारे एग्जांपल्स का जो अंतर है हिंदी मीन्स है वो अलग है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी हिंदी होती है अगर हम उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दें तो हमें क्या होता है कि प्रीपोजिशन फिल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे दिया ही स्लेप्ट, वह सोई थी, वह सोया था एक ग्रीन ट्री यानी एक हरे वृक्ष के नीचे। तो क्या सही होगा अंडर, अंडर मीन्स क्या होता है नीचे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों दिया है ही वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन नहीं फिल करना है, यहाँ पे हमें करेक्ट हेल्पिंग उसके साथ वर्ब भी करेक्ट फिल करनी है। तो देखो ही मीन्स वेट मीन्स होते इंतजार करना, फॉर मी मेरा, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। आप देखो कहा पे जब आप लोग को मैंने टेंस पढ़ाया था पहले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, मैंने आपको टेंस समझाया था। इससे बच्चे एक चीज मैंने बताई थी कि जो टाइमिंग होती है यानी जो टाइमिंग की एक अवधि सीमा निर्धारित हो, तो वहां पर हमारे टेंस होते हैं। कैसा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ओके तो चलिए जो आप ये ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को चेक करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, यानी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उन सभी में 4 ऑप्शन होते हैं। मैंने कुछ में ऑप्शंस नहीं लिखा बट आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। बस हमें किसी भी तरीके जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि हमें ओएमआर में फिल करना होता है। यदि हमने एक बार गलती कर दी तो फिर वो सुधारी नहीं जा सकती है। इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए फिर टिक करिए। ओके देखिए ही वह वेट इंतजार करना, तो यहाँ पे देखो दिया हैज बीन वेटिंग, दूसरा दिया हैव बीन वेटिंग, थर्ड दिया इज वेटिंग। तो इज वेटिंग तो लिख नहीं सकते हो क्योंकि एक समय निर्धारित रूप से कर, समय निर्धारित कर रहा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकता बच्चों। तो इज वेटिंग तो कंफर्म गलत है। दूसरा ऑप्शन है हैव बीन, तो हैव तो प्लूरल नंबर्स के साथ लगता है यानी कि जब कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन का हो तो हम क्या लगाते हैं हैव बीन लगाते हैं, लेकिन जब कार्य करने वाला कर्ता एक वचन का हो तो हम हैज बीन लगाते हैं। तो प्रॉपर क्या सही होगा हैज बीन। आप वेट तो लिखोगे नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस, जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है तो हम क्या ऐड करते हैं आईएनजी। तो वेट की क्या हो जाएगा वेटिंग, तभी उसे ब्रैकेट में दिया। ऐसा ही आपके पेपर में भी आएगा। यानी यदि ऐसे फिल करने को दिया जाता है ना तो वर्ब से होती है, करेक्ट नहीं होती तो उसे ब्रैकेट में लिख दे, यानी करेक्ट वर्ब नीचे ऑप्शन में दी होगी, आपको करेक्ट वर्ब सही करना होगा, ये करेक्ट फिल करना है। ओके लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है he writes a letter to his father change into future continuous tense। अब देखो मैंने इसमें ओनली क्वेश्चंस लिख रखा है, नीचे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, बट आपके एग्जाम में क्या होगा 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया कि 4 ऑप्शन आएंगे, यानी सभी में 4 ऑप्शन। मैंने कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि उसे चेंज कैसे करना है, नहीं कन्वर्ट कैसे करना है। तो बच्चों इसे देखो सॉरी ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, यानी ये हमारा वाक्य है, सेंटेंस है, इसे कन्वर्ट करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो चलो आपको कन्वर्ट करके बताते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। इसीलिए मैंने वहां पे ऑप्शन नहीं लिखा था कि आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आप तुरंत देख के और तुरंत आसानी से बदल सके। तो जिस टेंस में चेंज करने के लिए कहे आपके माइंड में सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। और दूसरी बात बच्चों ये याद रखना वो जैसा दिया है हमें भी वैसे करना है। अब देखो ये सब्जेक्ट से प्रारंभ है और यहाँ पे देखो देखो सब्जेक्ट है वर्ब है। अब जैसे ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसका मतलब ये कैसे में दिया है अफर्मेटिव में, तो हमें भी ज्यादा ओवर दिमाग नहीं लगाना है, हमें भी उसे अफर्मेटिव में ही कन्वर्ट करना है। यानी वो जो वाक्य दिया है यदि वो अफर्मेटिव में दिया है तो हम भी अफर्मेटिव में करेंगे, यदि इंट्रोगेटिव में दिया है तो हम इंट्रोगेटिव में करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान देना आप सबको कि टेंस किस में दिया है, जिसमें दिया हो आप उसी में कन्वर्ट करेंगे। यदि आप ऐसी गलती करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, कह रहे वो अफर्मेटिव थे आप उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दो, निगेटिव में कर दो,
तो वो गलती है। तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव में, बट किस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल बी और शैल बी। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। तो आई और वी के साथ शैल भी लगता है, अदरवाइज सभी के साथ विल भी लगता है। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, विल वी। तो क्या हो गया, ही विल बी। अब देखो यहाँ पे राइट दिया है ना, तो राइट लिखेंगे, लेकिन राइट्स नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि अगर हम राइट्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वो में आईएनजी आना चाहिए। तो क्या हो गया, ही विल बी राइटिंग। उसके बाद क्या लिखोगे, ए लेटर। फिर क्या हो जाएगा, टू हिज फादर। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजेक्टिव। अब थोड़ा एडजेक्टिव आपको समझ लो कि एडजेक्टिव होती क्या है। तो एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ओके, तो एडजेक्टिव होता है विशेषण, यानी जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है, नाउन हो या प्रोनाउन, जो क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव होता है। तो देखो ये राजेश है, राजेश एक नाउन है। इज है, एन मीन्स एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान बॉय लड़का। राजेश एक बुद्धिमान लड़का, राजेश एक लड़का तो है, बट उसकी क्वालिटी है कि वो बुद्धिमान है। तो सही हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट। तो एडजेक्टिव हमारी क्या हो, इंटेलिजेंट। तो हमारा जो ऑप्शन दिया होगा इंटेलिजेंट, उसे हम क्या कर देंगे, सही का टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद देखो दिया, रीड्स ही ए डेली मैगजीन। एक्चुअली है क्या क्वेश्चन, इसके बारे में समझ लो। ये क्वेश्चन है, रीअरेंज करना है, यानी आपको रीअरेंज करना है। इसे रीअरेंज करने का मतलब है रीऑर्डरिंग। आपने रीऑर्डरिंग का नाम सुना नहीं, सेंटेंस को रीअरेंज करना है, रीऑर्डरिंग करना है। और रीऑर्डरिंग बच्चों बहुत पहले से बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछी जाती थी, यानी बस उसके पूछने का तरीका चेंज हो गया। पहले ये ऑब्लिक नहीं देता था, अभी ऑब्लिक करके आपको एक एक वर्ड अलग कर देता है। और पहले जब रीऑर्डरिंग आती थी तो ऐसा ऑब्लिक नहीं होता था, एक सेंटेंस दिया होता था बट गलत दिया होता था, हमें उसे करेक्ट करना होता था। वैसे ये जो लिखे हैं वर्ड, ये गलत टाइप से, यानी आगे पीछे लिखे हुए। अब हमें इसे करना क्या है, एक करेक्ट तरीके से, यानी सही तरीके से इसे लिखना है। तो देखो सही तरीके से कैसे लिखना है, तो कभी भी आप रीऑर्डरिंग करिए तो दो तीन चीज याद रखिए। पहले क्या याद रखिए, रीऑर्डरिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। यदि अफर्मेटिव में दिया है, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क आपको बता देगा। तो देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट ढूंढिए, देखो रीड्स तो एक क्रिया है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ए क्योंकि आर्टिकल है, तो सब्जेक्ट हमें क्या मिल गया, ही। तो हमने क्या लिख दिया, ही। ये भी ऑप्शनल आता है, बहुविकल्पी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। अब देखो हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। हेल्पिंग वर्ब्स कैसे हमारी होती हैं, डू, डज, विल, शैल, कैन, कुड, ये मॉडल्स में भी आ जाते हैं हमारे। और उसके बाद हमारे जैसे होते हैं इज, एम, वॉज, वेयर, ठीक है, डिड, तो हैज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहीं पे ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब्स है, देखो इस वाक्य में कहीं पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है तो हम वर्ब ढूंढेंगे, यानी क्रिया, मेन वर्ब, ठीक है, जिसको मुख्य क्रिया भी बोलते हैं बहुत लोग, या ओनली क्रिया देख लीजिए। तो यहाँ पर क्रिया देखो दिया ना, रीड्स, यानी आप कौन सा काम कर रहे हो, पढ़ने का। तो हम क्या लिखेंगे, रीड्स, ही रीड्स, हो गया। अब उसके बाद आप पढ़ तो रहे हो, बट क्या पढ़ रहे हो वो तो देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, आप पढ़ तो रहे हो बट क्या पढ़ रहे हो। तो आप मैगजीन पढ़ रहे हो, बट एक मैगजीन पढ़ रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे, ए मैगजीन। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हो गया। आप डेली पढ़ते हो ना, प्रतिदिन एक मैगजीन पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेली। तो इस तरीके बच्चों जो 4 ऑप्शन दिए होंगे इस क्वेश्चन के नीचे, उसमें से एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो जो ऑप्शन सही हो आप उस ऑप्शन को सही का टिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ क्या थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको इस तरीके से, सही तरीके से पहले पहचानिए
फिर करिए, क्योंकि एक बार आपने गलती कर दी तो फिर सुधारी नहीं जा सकती, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ओएमआर जो होता है उसमें आपको एक बार सोच समझ के ही ब्लैक करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ पोएट्री के बारे में समझाएंगे। चलिए, आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।